Hello everybody. Today we will do class 8th history chapter establish of company rule in India. ये है ब्रिटिश की एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसने पूरे इंडिया पर कैसे कब्जा किया। बहुत सी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी अलग अलग राजाओं से, जिनको नाम दिया गया कार्नेटिक वॉर, एंग्लो इंडियन वॉर्स। तो वही सारा चैप्टर आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारी आपके वॉर्स के बारे में। ओके लेकिन शुरू का वॉर शुरू होने से पहले कैसे यूरोपियन को पता लगा इंडिया का ये सब। वास्को डी गामा लैंडेड एट कालीकट इन 1948। 1948 में वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की और वो कालीकट के वहाँ पे सीपोर्ट था, वहाँ पे वो उतरा। ओके अब और इसी से ही इंडियन हिस्ट्री में यूरोपियन एरा शुरू हो गया। अब 16th सेंचुरी तक पोर्टुगीज ने, जो यूरोपियन कंट्री है ना, उसमें गोवा को उसने अपनी कॉलोनी बना लिया, या आप ऐसे कह सकते हो कि गोवा को उसने अपना गुलाम बना लिया। और नेक्स्ट सेंचुरी आते तक इंडिया जो है यूरोपियन कंट्रीज ट्रेडर के लिए, यूरोपियन कंपनी जो व्यापार करती थी, एडवेंचर थे या मिशनरीज जो लोगों की मदद करते हैं, तो ये कौन कौन थे? इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड। ये यूरोपियन कंट्री के लिए इंडिया एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया। ओके तो जो भी कहे भाई चलो इंडिया। एज ऑफ इम्पेरियलिज्म इन इंडिया बिगेन विद द वीकनिंग एंड इवेंचुअली द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। आपने ये पढ़ा है कि मुगल एम्पायर का फॉल का क्या कारण है। उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये था कि औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ और औरंगज़ेब के आगे जो राजा थे वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो मुगल एम्पायर को सॉलिड कर पाते। तो मुगल एम्पायर ब्रेकअप होने लगा, और जैसे ही मुगल एम्पायर कमज़ोर होने लगा तो यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटिश, बेसिकली ब्रिटिश का और यूरोपियन उसमें, तो उन लोगों का इंडिया में जो है अपना राज बढ़ने लगा। अब इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है जब एक रिच कंट्री किसी पुअर कंट्री को अपना गुलाम बना लेती है, कॉलोनी बना लेती है। ओके तो वही काम करना उन्होंने शुरू किया। जो यूरोप की अलग अलग कंट्रीज थी ना, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, इन लोगों ने इंडिया को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। Lack of the strong central authority led to the emergence of many independent states that revolted against weak successor of औरंगजेब। वही आ गया कि अब औरंगजेब के जो सक्सेसर थे, आगे आने वाले राजा जो थे, वो पावरफुल नहीं थे, तो कंट्री छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड हो गई। ओके और क्यों? उनके लिए उनके राजाओं का विरोध करना तो बहुत आसान था, तो इसलिए दे वर द स्टेट्स ऑफ, कौन कौन सी स्टेट्स बनी देखो, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मसूर। सिख, मराठास, जाट एंड राजपूत, उन्होंने भी अपने किंगडम खुद सेटअप कर लिए। अब सबके अपने छोटे छोटे अलग, इसी चीज़ का यूरोपियन ने फ़ायदा उठाया और उन्होंने इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया। ओके अब कब्जा कैसे करना शुरू किया, ये स्टोरी है। सबसे पहले वो है ट्रेडिंग कंपनीज, यानी व्यापार के रूप में। मैनी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के जो समुद्र के पास वाले इलाके थे ना, वहाँ उन्होंने अपनी कंपनी बना ली, अपनी ट्रेडिंग कंपनी सेटअप कर दी। उन ट्रेडिंग कंपनीज को उन्होंने क्या कहा? फैक्ट्रीज। ठीक है, प्लेस वेयर फैक्टर्स एंड ऑफिशियल्स वर्कड। Some of the factories were fortified. Fortified मतलब किला बनाना, as to safeguard from rival, ताकि उनके विरोधी वहाँ आ ना सके, तो उन्होंने किलेबंदी कर दी उसकी। They brought, अब वो क्या खरीदते थे? स्पाइसेस, कॉटन, इंडिगो। ओके ये सारा रॉ मटेरियल, गन पाउडर के लिए रॉ मटेरियल है, ये सारा वो सस्ते रेटों पे इंडिया से खरीदते थे, चीप रेट पे, और यूरोप और अमेरिका में ये हाई प्राइस पे बेच देते थे, तो उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता था। And this profit margin created a competition among foreign trading companies. और इन्हीं foreign trading companies के बीच में competition शुरू हो गया। Eventually the other trading company had to bow out to the English and French company who were their main rival. अच्छा अब क्या था, धीरे धीरे सारी कंपनीज तो खत्म हो गई, बस मेन रह गई इंग्लिश की, यानी ब्रिटेन की कंपनीज और फ्रेंच की कंपनीज जो मेन राइवल थी। अब देखो ब्रिटेन की जो मेन कंपनी थी वो कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैड नॉट विटनेस्ड अ मोर अमेजिंग स्टोरी देन दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ओके इट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट एफर्ट but a series of episodes that finally led to political dominance of India by East India Company.
कहता है अगर हिस्ट्री में सबसे अमेजिंग स्टोरी होगी तो वो यही होगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे कैसे अपना अधिकार जमाया। ओके, कहता है ये जो थे नॉट अ डेलिब्रेट एफर्ट, ये नहीं था कि जानबूझ के हो गया, एक पूरा सोचा समझा अलग मतलब पूरा स्टेप वाइज ये हुआ है। ठीक है, जब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर लिया इंडिया पे। अब देखो कैसे हुआ। द ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत एंड 3 प्रेसिडेंसी settlements at Fort William in Bengal, Fort St. George in Madras and the Bombay Castle। यहाँ उन्होंने अपनी ट्रेडिंग सेटअप कर लिया, ट्रेडिंग पोस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दे एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द लोकल प्रिंसेस टू फर्दर देयर प्रॉफिट। अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उन्हें वहाँ के जो राजा थे ना और प्रिंसेस राजकुमारों से अपना अच्छा रिलेशन रखा। द इंडियन प्रिंसेस बिकेम मायर पपेट्स इन द हैंड ऑफ इंग्लिश। और वो जो राजकुमार थे वो उनकी कठपुतली बन के रह गए, मतलब इंग्लिश लोग जो कहते थे ना वो वही करते थे। दे साइंड अलायंस, उन्होंने समझौते उनके साथ साइन किए टू सिक्योर द हेल्प ऑफ द इंडियन मिलिट्री टू सेटल देयर इंटरनल राइवरी। मतलब ये कि मान लो एक राजा है, उस पर कोई दूसरा राजा आक्रमण कर देता है तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से सेटलमेंट कर लिया कि भाई तुम अपनी सेना की मदद हमें दे देना या तुम हमारी मदद करना उसको हराने में। अब इम्पॉर्टेंट, हाउ कुड अ ट्रेडिंग कंपनी बिकम एन इम्पीरियल पावर, यानी कि वो मेन पावर, मेन पॉलिटिकल पावर कैसे बन गई इंडिया में। द रियल आंसर इज दैट ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम एन इंटीग्रल पावर टू प्रोटेक्ट इट्स ट्रेडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम अदर यूरोपियन ट्रेडियर। तुम्हें पता है और अलग अलग यूरोपियन कंपनीज भी थी, फ्रांस की जिसमें से मेन थी, है ना ये। तो कहते हैं अब इम्पीरियल पावर वो इसलिए बनी ताकि वो और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को इंडिया से हटा सके। इट बिगेन एज अ ट्रेडिंग कंपनी, पहले वो शुरू में एक व्यापार की कंपनी बनी, लेकिन धीरे धीरे उसने टुक ओवर पॉलिटिकल कंट्रोल, इंडिया का पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और पूरे इंडिया की वो रूलर बन गई। द मेन एम ऑफ द कंपनी वॉज टू गेन द मोनोपोली ऑफ द इंटायर ट्रेड इन द ईस्ट। और उसका क्या काम था, क्या एम था उसका कि ईस्ट में मोनोपोली मतलब वही एक रह जाए, पूरा ईस्ट में व्यापार करने वाली सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी ही रह जाए, बाकी सब कंपनीज खत्म हो जाए। द कंपनी केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद अदर फॉरेन ट्रेडर्स, तो दूसरे फॉरेन ट्रेडर्स से उनके झगड़े हुए। हैंस बिल्ड अप इट्स ओन मिलिट्री, उसने अपनी खुद की मिलिट्री बनाई और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स बनाए। इट बिकम सच अ स्ट्रॉन्ग फोर्स दैट इट टुक ओवर द गवर्नर्स ऑफ बंगाल। कहता है ये बहुत फोर्स, यानी मुश्किल से ही हुआ जब उसने गवर्नेंस बंगाल, मद्रास, बॉम्बे का अपने हाथ में ले लिया। ग्रेजुअली धीरे धीरे द ट्रेडिंग कंपनी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ऑक्सिलरी गवर्नमेंट एंड मिलिट्री पावर दैट एंडेड इन 1858। और 1858 तक वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में एक गवर्नमेंट बन गई और उसकी अपनी मिलिट्री पावर थी, बहुत बड़ी मिलिट्री थी उसकी। अब यही है कि वो कैसे बनी, यही पूरी सारी स्टोरी है।